नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। राजस्व वन विभाग पर अवैध कब्जों को लेकर विवाद। उत्तराखंड सरकार और कब्जेदारियों के अपने अपने दावे। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राजनीति। हर की पौड़ी से कांग्रेस की यात्रा आज से। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। कुमायूं में लैंड फ्रॉड के 13 मामले उजागर। कमिश्नर ने दिए मुकदमे दर्ज करने के निर्देश। बैठक में अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट। 3 जिलों में भारी वर्षा का अनुमान। चमोली, देहरादून और बागेश्वर में रहें सावधान। बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों में आई कमी। राष्ट्रीय राजमार्ग में आ रही बाधाओं का पड़ा असर। अब तक 8.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। खबरें विस्तार से। हल्द्वानी रेलवे और अन्य विभागों की भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई को लेकर धामी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन के बनभूलपुरा तक ढोलक बस्ती, नई बस्ती तक कथित रूप से अवैध कब्जे हैं। कब्जेदारों का दावा है कि ये उनकी जमीन है, जबकि सरकार कहती है कि ये रेलवे, राजस्व और वन विभाग की भूमि है। रेलवे कोर्ट और अन्य न्यायालय इस बारे में सरकार के पक्ष में फैसला दे चुके हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण खाली कराया जाना था, लेकिन कब्जेदार सुप्रीम कोर्ट चले गए। बनभूलपुरा ढोलक बस्ती की वजह से रेलवे अपनी योजनाओं का विस्तार नहीं कर पा रहा है। न तो हल्द्वानी और न ही काठगोदाम में ट्रेन खड़ी करने और उनकी सफाई की व्यवस्था है। और आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून के जो कार्यक्रम हैं उसमें SCERT भवन ननूर खेड़ा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए नए भवन का लोकार्पण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में CSR सहयोग से बनाए क्लासरूम। आयोजन में 442 स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ। SCERT भवन ननूर खेड़ा में कार्यक्रम। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए नए भवन का लोकार्पण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में CSR के सहयोग से बनाए क्लासरूम। बता दें कि आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यक्रम हैं उनमें SCERT भवन ननूर खेड़ा में कार्यक्रम है।
तो वहीं दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा करने का ऐलान किया है, तो वहीं इसी क्रम में बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गए हैं। बता दें कि यात्रा हर की पैड़ी में गंगा स्नान के बाद कांग्रेसी केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे और यात्रा का समापन केदारनाथ धाम में करेंगे। तो वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया के प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा केदारनाथ की उपेक्षा की और अब केदारनाथ की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए कांग्रेस ढोंग कर रही है। बेहतर होता कि कांग्रेस अब तक उपेक्षा के लिए पश्चाताप यात्रा निकालती और कहा कि आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ को हुए नुकसान को देखते हुए इसे संवारने का कार्य किया और आज केदारनाथ विश्व पटल पर स्थान बना चुका है। चुनाव को लेकर के इसको अपना राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रही है और जब जब उनकी सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के लिए कुछ भी नहीं किया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण की बात करें या केदार घाटी के संपूर्ण विकास की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान की भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों धामों के विकास का कार्य हुआ है। और जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, कांग्रेस पदयात्रा केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, ऐसे में बीजेपी भी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस अगर आज ये केदारनाथ यात्रा निकाल रही है तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है पिछले कि उसको पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, इनमें से सही कौन है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में केदारनाथ के नाम को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या वर्तमान में धामी सरकार हो या फिर उत्तराखंड कांग्रेस हो, कांग्रेस के तमाम नेता, हर कोई केदारनाथ को अपने सिरे से अपनी परिभाषा के मुताबिक जनता के बीच में अपनी बात को रखना चाहता है। सरकार और बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि केदारनाथ को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। धामी कैबिनेट ने बकायदा एक नियम लागू कर दिया है उत्तराखंड में कि किसी करीब उत्तराखंड से बाहर भी अगर कहीं मंदिर का निर्माण अगर किया जा रहा है तो उत्तराखंड के मंदिरों को के धामों को लेकर कोई ट्रस्ट न बनाया जाए, उनके नाम को लेकर कोई गलत इस्तेमाल न किया जाए। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि कोई उस दुकानदारी का प्रयोग न करने पाए, किसी की फ्रेंचाइजी के नाम पर कोई पैसा न लेने पाए जी। ये सरकार ने फैसला लिया है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस अपने नजरिए से केदारनाथ की मामले को देखिए, केदारनाथ का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केदारनाथ के विधायक के दिवंगत होने के बाद केदारनाथ विधानसभा की सीट खाली हो गई और केदारनाथ विधानसभा की सीट खाली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने तरीके से इस सीट को जीतना चाहते हैं। दोनों की वर्षों से की लड़ाई है। केदारनाथ धाम का प्रकरण जो दिल्ली के बौराड़ी क्षेत्र में हुआ, उसको लेकर भले ही जो ट्रस्टी थे उन्होंने केदार धाम का इस्तेमाल नाम न करने से मना कर दिया है कि वो नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यानी इस समस्या का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने बकायदा आज से केदारनाथ बचाओ यात्रा की जो पद यात्रा है उसका शुभारंभ कर दिया है और पूजा अर्चना हर की पैड़ी में इस वक्त चल रही है। आप देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष करण मारा मौजूद है, कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद हैं और कांग्रेस के तमाम नेता तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा निकाल करके केदार धाम पहुंचेंगे और केदार धाम पहुंचने के साथ ही एक मैसेज देने की केदारनाथ को बचाने के लिए या कभी केदारनाथ के पुनर्निर्माण की कार्यों पर नजर रखने के लिए या जनता या सनातन धर्मियों के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सबसे हिमायती है और सबसे बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आप देखेंगे तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को पदयात्रा के बजाय पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए कि केदार धाम का निर्माण जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए करना चाहते थे तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने केदार धाम के विकास के लिए अगर सोचा होता तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जरूर काम करते और काम करने के लिए उनको देते। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम आपदा के बाद मौजूदा भारत सरकार ने शुरू किया है। तो यानी दोनों की अपनी अपनी राग है, अपनी अपनी डपली है, लेकिन
इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त केदारधाम में है और केदारनाथ में पहुंच करके हर हकूकदारियों से बात कर रहे हैं, पंडित समाज तीर्थ पुरोहितों से बात कर रहे हैं और संभवतः चारधाम विकास प्राधिकरण को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की एक कोशिश है कि ताकि हर हकूकदारियों का हक उनको मिलता रहे और विकास और पुनर्निर्माण के काम बड़ी तेजी के साथ हो सके और चारधाम यात्रा और भी अच्छे तरीके से चल सके, वैकल्पिक मार्ग बनाए जा सके। एक रास्ता जाने का होगा, एक आने का होगा, रैन बसेरे होंगे, 3 सेट होंगे, प्याऊ लगेंगे, शौचालय की व्यवस्था होगी, धर्मशालाएं खुलेंगे। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आज इसकी चर्चा परिचर्चा तीर्थ पुरोहितों के साथ, पंडित पुरोहित समाज के साथ आज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस की यात्रा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का केदारनाथ दौरा, दोनों की ही तरफ वर्चस्व की लड़ाई बरकरार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका SN पंत तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने मंगलवार को रामनगर में पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ धाम की जो स्थापना दिल्ली में ट्रस्ट द्वारा कराई जा रही है, इसके विरोध में 24 जुलाई से 4 अगस्त तक उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा केदारनाथ प्रतीक्षा पद यात्रा निकलेगी। उन्होंने बताया कि ये यात्रा कल 24 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से शुरू की जाएगी और 4 अगस्त को केदारनाथ में समाप्त होगी। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ धाम मंदिर की प्रतिकृति कहीं और नहीं बन सकती। अगर ऐसा होता है तो इससे केदारनाथ धाम की आस्था और महिमा पर एक बड़ी चोट होगी। हालांकि इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा दिल्ली में निर्माणाधीन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में बन रहे मंदिर का नाम बदलेंगे और ट्रस्ट का नाम भी बदल जाएगा। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा विरोध जताने के लिए कल से एक यात्रा निकालने जा रही हैं। हरिद्वार से केदारनाथ तक पैदल यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सभी नेता इस पैदल यात्रा में शामिल होंगे। जिस तरीके से केदारनाथ धाम ट्रस्ट का बेजा इस्तेमाल नाम का किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं उनको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये गलत है। एक QR कोड जारी किया गया जिसमें लोग पैसा डाल रहे हैं इस गलत फहमी में कि ये केदारनाथ बाबा के यहाँ जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है। इसका हमने विरोध कर रखा है। केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी को लेकर आशंका है। जो 230 किलो सोना आया था वो कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं दे रहा, ना जांच बैठा रहा है। वो हमारा तीसरा विषय है। चौथा विषय है गर्भगृह के जो कानून नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े, BKTC के अध्यक्ष शंकराचार्य जी टिप्पणी कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का खेल मंत्री रेखा आर्या ने लोकार्पण किया। इस दौरान खेल मंत्री ने खेल मैदान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि ये मैदान जिले का बहुआयामी और बहुउपयोगी पहला खेल मैदान है जिसमें रात्रि में भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हेमनंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो जाने से यहाँ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस मैदान के लिए घोषणा करी थी। आज उस घोषणा को हम परिपूर्ण करे हुए या लोकार्पण की स्थिति में आज लोकार्पण कर दिया गया है और मैं मानती हूं कि इस लोकार्पण के बाद में यहाँ पर चाहे हमारे उद्यमान उन्नयन योजना की प्रतियोगिताएं यहाँ पर हमारे छोटे बच्चों के लिए आहूत की जाए या हमारे रेगुलर बच्चे जो यहाँ पर खेलने, दौड़ने या प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हैं उनके लिए सहूलियत भरा ये मैदान हो जाता है, या हमारे कोई भी साथी जो खेल को पसंद करते हैं, हमारे खेल प्रेमी हैं, वह यहाँ आके विभिन्न प्रकार के गेम्स को जो है उनके कोचों की अवेलेबिलिटी के साथ में जो है यहाँ पर खेल सकते हैं। निश्चित रूप से ये बहुआयामी बहुउपयोगी यह संसाधन जो है आज जनपद अल्मोड़ा को समर्पित किया गया है। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित ARTO कार्यालय में पहुंचकर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने ARTO विमल पांडे से मुलाकात कर अवगत कराया कि इस वक्त बेखौफ होकर डंपर सरपट सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले माह डंपरों की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। डंपर चालक इतने निडर और बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस पर भी डंपर चढ़ाने से
उनके अंदर खौफ नहीं है। इसी पर एआरटीओ विमल पांडे ने विधायक आदेश चौहान को आश्वस्त किया कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि ऐसे डंपरों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। डंपरों के द्वारा कई एक्सीडेंट पिछले महीने हमारे इसी महीने में जोधपुर में हुए, जिसको लेकर मुझे एक चिंता है कि भाई डंपरों की वजह से एक्सीडेंट अधिक क्यों हो रहे। अभी एक सप्ताह पहले हमारा एक बंदर हुआ जो हमारे रेंज में था, उसको कुचल दिया गया। उससे 15-20 दिन पहले एक बेचारा अपनी बेटी से मिलना आया, 80 मीटर उसे डंपर वाला खींचता रहा और उसकी डेथ हो गई। फिर 2 डंपर भिड़कर एक जल के मर जाता है। पुलिस भी कहती है कि भाई हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया गया, उन्होंने FIR दर्ज की। तो ये घटनाएं डंपरों के कारण बढ़ रही हैं। तो मेरा ARD महोदय से निवेदन था कि भाई ये कैसे रोकेंगे, हमारी टीमें क्या कर रही है, पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है या कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? माननीय विधायक जी जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर गंभीर थे और निसंदेह हम भी गंभीर हैं। सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है तो अच्छी चीज़ नहीं है। उसको सुधार करने के लिए हमारे विभाग का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में हो, चाहे रोड सेफ्टी एजुकेशन को लेकर के हो। तो माननीय विधायक जी ने चिंता जाहिर की है कि 4 दुर्घटनाएं इस बीच हुई हैं जिनमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और दुर्घटना डंपरों के कारण हुई है। तो हमने भी एक्सक्लूसिवली एक टीम को जसपुर क्षेत्र के लिए, पूरा एक्सक्लूसिव टीम रहेगी, वो पूरा एक दल इन्फोर्समेंट का जसपुर क्षेत्र के लिए लगा दिया गया है, जो कि वहाँ पर चालानी कार्यवाही जसपुर क्षेत्र में करेंगे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा, किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ नदियों में प्रवाहित न होने दिया जाए। यदि इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित विकासखंड अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ तेजी से अभियान चलाने और संबंधित कार्रवाई की वीडियो और फोटोग्राफ्स की गई कार्रवाई का डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी रीना जोशी ने विगत दिनों तहसील धारचूला बंगा पानी के अंतर्गत देवी बगड़ भैरव बगड़ मदकोट में मंदाकिनी नदी से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त एवं प्रभावित ग्रामीणों के विस्थापन के कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया एवं स्थानीय ग्रामीणों की समस्या सुनी और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हर संभव तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम को स्थानीय लोगों से भी उन्होंने सुझाव लिए। आज आपदा क्षेत्र में जिलाधिकारी आई हैं और उनके साथ पूरा प्रशासन का टीम है और बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक के बीच है और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है जिस गति से हमारे जिला प्रशासन ने यहाँ पर काम किया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, बहुत जल्दी जो ये तटबंध का निर्माण है ये भी हो जाएगा। जो सड़कें बंद हुई हैं उसके लिए जहाँ पर धन की आवश्यकता हो रही है, जिलाधिकारी मैम से भी ने भी कहा और हम सब लोग मिल के, क्योंकि ये आपदा का समय है, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। मेरी जनता से भी अपील है, उनसे जो है मेरी उनसे निवेदन है कि हम गलत मैसेज कन्वे न करें और हम सबको मिलके, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना। इस आपदा में हम सबको अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करनी है। और सारे क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हो रही थी, तो जो जितना नुकसान हुआ था उसके आंकलन के पूरा टीम यहाँ पर आई थी, जिसमें देवी बगड़ और भैरव बगड़ जो गाँव है, जो टोक है, इसमें मंदाकिनी रिवर से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ सड़क भी कटी है और कुछ घरों का विस्थापन भी कराया गया है। तो इसका नुकसान का जायजा लिया है। यहाँ पे सिंचाई इरीगेशन डिपार्टमेंट से भी एक्शन साहब मौजूद हैं, यहाँ से गिरफ्त से भी उच्च अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनको निर्देश दिया जा चुका है ताकि कोई फर्दर नुकसान ना हो। और जो अभी नुकसान हो चुका है उसमें जो भी रिलीफ है, राहत सहायता है, उसके लिए भी तहसील प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है कि उनको तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के चैंपियन को सम्मानित किया। शहर के एक होटल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने आयोजन किया। इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 की चैंपियन उत्तराखंड यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों और पदाधिकारियों को विजयी होने पर सम्मानित किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड बीएसएफ आई मनोरंजन त्रिपाठी रहे। उन्होंने सभी को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शॉल भेंट की। इस मौके पर उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के लिए बनाई गई टी शर्ट का भी लोकार्पण किया गया। वहीं मसूरी के पुष्पदीप शर्मा को उत्तराखंड यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का महामंत्री नियुक्त किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम द्वारा मुंबई को हराकर नेशनल चैंपियन बनी है, जो पूरे उत्तराखंड के साथ देश के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विजय रमोला ने कहा कि आगामी दिनों में उत्तराखंड की दिव्यांग क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। साथ ही कहा कि खिलाड़ियों के पास सुविधाओं की कमी है, इसके लिए सरकार से आर्थिक मदद मांगी जाएगी। उत्तराखंड की जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन है, ये पूरे भारतवर्ष की 20 एसोसिएशन में से एक है और ये एसोसिएशन आईपीएल की तर्ज पे WIPL में इन्होंने दिव्यांग क्रिकेट टीम को उतारकर जो जीत हासिल करी है लगातार दूसरे वर्ष, वो एक बहुत ही गर्व का एहसास देती है। उत्तराखंड की ये टीम ने आज ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर सकती है और इस टीम ने मुंबई, दिल्ली, जयपुर जैसी, हैदराबाद जैसी टीमों को हराकर अपना मुकाम हासिल किया है। इसके साथ जुड़ा हूँ। ये तीसरा कप है जो हमारे पास हमारे उत्तराखंड ने जीता है। इससे पहले IWPL 4 जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो इंडिया का टूर्नामेंट होता है, जो IPL की तर्ज पर होता है, वो जीता था हमने 2023 में। 2024 का भी हम जीते हैं। इससे पहले कलिंगा ट्रॉफी हमने जीती थी। माननीय राज्यपाल जी ने हमारा सम्मान किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सम्मान किया था। और आज के दिन भी मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगा, आज भी हमें माननीय राज्यपाल जी ने सम्मान दिया है और आपके यहाँ इस कार्यक्रम से पूर्व उन्हीं के यहाँ से हम यहाँ आए हैं। लग रहा है सर, ये IWPL दिल्ली के द्वारिका में आयोजित किया जाता है हर साल और ये हमारे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 8 टीमें प्रतिभाग करती हैं, तो इसमें हमारी टीम ने इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।